तो हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। कालीबंगा के बाद हम आज आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता स्थल वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा उदयसिंह ने की थी और इसी उदयपुर नगर में प्रसिद्ध ताम्रवती सभ्यता विकसित हुई थी और उसी प्रसिद्ध ताम्रवती सभ्यता का नाम आहड़ सभ्यता था। इस आहड़ सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसी आयड़ नदी की बात करें तो इसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। उदय सागर झील की जलापूर्ति करने के बाद इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है और उद्गम स्थल से लेकर यानी उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक यह नदी आयड़ के नाम से जानी जाती है और उदय सागर झील की जलापूर्ति के बाद इस नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। तो इस सभ्यता का विकास आयड़ या बेड़च नदी के तट पर हुआ था। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज हुई थी 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी में इस सभ्यता का खोज करने का श्रेय दिया जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में खोज कार्य संपन्न किया गया था। इसी सभ्यता की बात करें तो उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य किया गया था सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में और 1956 ईस्वी में उत्खनन करने वाले की बात करें तो उनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें आरसी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी सभ्यता की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल ने लघु स्तर पर इनका उत्खनन का कार्य पूर्ण किया था। वृहद स्तर पर इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1961 और 62 ईस्वी के मध्य पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर धीरज लाल सांकलिया के द्वारा किया गया था। इन्हें अचडी सांकलिया के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की बात करें तो वृहद स्तर पर डॉक्टर धीरज लाल सांकलिया व इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था डॉक्टर वीसी मिश्र। इन दोनों के द्वारा इनका वृहद स्तर पर खोज कार्य व उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी आहड़ सभ्यता की बात करें तो उत्खनन के समय राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से 2 व्यक्ति उपस्थित थे। एक व्यक्ति का नाम था विजय कुमार और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था पीसी चक्रवर्ती।
पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार राजस्थान पुरातात्विक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से इनके उत्खनन में उपस्थित थे। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को अनेक उपनामों से जाना जाता है और इनके अनेक उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है ताम्रवती सभ्यता की नगरी। इन्हें ताम्रवती सभ्यता की नगरी कहा जाता है, बल्कि गणेश्वर सभ्यता सीकर को ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर को ताम्रवती सभ्यता की नगरी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय तांबर गलाना व तांबर के औजार बनाना व यानी माने तो तांबा इनका मुख्य उद्योग था। इसी सभ्यता की बात करें तो इसे 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ एक स्तूप प्राप्त हुआ था और इस स्तूप के आधार पर इस सभ्यता को कहा जाता है आघाटपुर या आघाट दुर्ग की सभ्यता भी कहा जाता। इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोग इस सभ्यता को कहते हैं धूलकोट की सभ्यता। स्थानीय लोग इस सभ्यता की बात करें तो स्थानीय लोग आहड़ सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को कहा जाता है बनास नदी घाटी संस्कृति की सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो हम लोग जिस नदी की बात कर रहे हैं उस नदी का नाम आयड़ या बेडच नदी है। आयड़ और बेडच नदी की बात करें तो यह बनास की एक मुख्य सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी के घाटी में विकसित होने के कारण इस सभ्यता को बनास नदी घाटी संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। आयड़ और बेडच की बात करें तो इस नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है राजस्थान का, जिस शहर का नाम है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, एक तो बेडच और एक गंभीरी नदी है। इसी सभ्यता के अन्य नामों की बात करें तो इस सभ्यता को कहा जाता है मृतकों के टिल्लों की सभ्यता। मृतकों के टिल्ले की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उत्खनन के दौरान की बात करें तो एक 40 फीट का गड्ढा प्राप्त हुआ था और उस गड्ढे से जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता का 8 बार पतन हो गया था। 8 बार पतन होने के बाद 8वां बार पुनः इनका विकास हो गया था। इसी कारण 8 बार पतन और उत्थान के कारण इस सभ्यता को कहा जाता है मृतकों के टिल्ले की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो समय माना जाता है, समय की बात करें तो C14 यानी कार्बन पद्धति और कार्बन पद्धति की बात करें तो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का समय माना जाता है 1900 ईसा पूर्वी से लेकर 1200 ईसा पूर्वी के मध्य का इस सभ्यता का समृद्धि काल माना जाता है। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को लगभग की बात करें तो लगभग 4000 वर्ष प्राचीन भी माना जाता है। इसी सभ्यता की बात करें तो इनकी विशेषताओं को लेकर हम लोग चर्चाएं करें कि सभ्यता की कौन कौन सी किस किस प्रकार की विशेषताएं थी। तो इन सब विशेषताओं को लेकर हम लोग चर्चाएं करते हैं कि सभ्यता की क्या विशेषता थी, क्यों यह इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी। इसी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के मकानों की बात करें तो इस सभ्यता के जो मकान थे वो बने हुए थे कच्ची ईंटों से।
कच्ची ईंटों के साथ साथ में इन मकानों की बात करें तो मकानों की नींव में, और मकानों की नींव में बात करें तो काले मुलायम पत्थर प्रयुक्त लिए गए थे। और इन्हीं मकानों की छत की बात करें तो छत बनी हुई थी घास फूस व बांस की छतें बनी हुई थी कच्ची, और इन छतों पर मिट्टी का लेपन किया गया था। इन्हीं मकानों की बात करें तो मकानों में हमें अवशेष के रूप में इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं चूल्हे। चूल्हों की बात करें तो एक मकान में 2 या 3 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं चूल्हों की बात करें तो एक मकान ऐसा है जहां 3 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इन चूल्हों से अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग सामाजिक प्रवेश के रूप में बात करें तो वो रहते थे संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में रहते थे, सामूहिक परिवार में रहते थे, और सामूहिक रूप से यह है यानी सार्वजनिक रूप से यह भोजन बनाते थे, और सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से ये भोजन करते थे। इस कारण यहाँ पुरातात्विक वेताओं ने इस सभ्यता को नाम दिया है ग्रामीण सभ्यता। हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है और आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है, और इस ग्रामीण सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता मिलती है संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन। और यहाँ एक मकान में मानव हथेली के निशान भी प्राप्त हुए हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो यह एक पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, और कालीबंगा एक कांस्य युगीन थी, नगरीय सभ्यता थी। पूर्व हड़प्पा या प्राग हड़प्पा के नाम से वो नगर नियोजन के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी, परंतु आहड़ सभ्यता की बात करें तो एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। इसी सभ्यता की अन्य बातों की बात करें तो इस सभ्यता का जो मुख्य उद्योग था, और मुख्य उद्योग की बात करें तो मुख्य उद्योग था यहाँ तांबे का मुख्य उद्योग था। तांबे की सभ्यता के लोग बनाते थे उपकरण की बात करें तो यहाँ अस्त्र शस्त्र तीर भाले व कुल्हाड़ियां रकबिया प्याले आदि मिले, तथा तांबर गलाने की यहाँ विभिन्न प्रकार की भट्टियां मिली है। सर्वाधिक अगर तांबर गलाने की भट्टियों की चर्चाएं करें तो हमें सर्वाधिक आहड़ सभ्यता से तांबर गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के लोग परिचित थे कृषि से, और कृषि के बारे में बात करें तो राजस्थान का इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, और इन लोगों के जो मुख्य खाद्यान्न की फसलें थी वो थी चावल और जवार के मुख्य अवशेष प्राप्त होते हैं। यह कृषि कार्य के साथ साथ इस सभ्यता के लोग करते थे पशुपालन, और पशुपालन की बात करें तो पालतू पशु के रूप में अवशेष प्राप्त होता है कुत्ता के अलावा हाथी के अलावा गैंडा और मेंढक जैसे जानवरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी सभ्यता के लोगों की बात करें तो इस सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए जो मिट्टी के पात्र बनाते थे, और उन मिट्टी के पात्रों को कहा जाता है कोठे व गोरे कहा जाता है। कोठे व गोरे कहा जाता है। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के लोग अनाज के भंडारण के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो मिट्टी के पात्र बनाते थे, और उसी मिट्टी के पात्रों को कहा जाता है कोठे व गोरे। इस सभ्यता की विशेषताओं को लेकर हम लोग अन्य इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करें तो यहां से हमें एक मुद्रा प्राप्त होती है, और मुद्राओं की बात करें तो कुल 6 तांबर मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मुहरें भी प्राप्त हुई है।
इन 6 ताम्र मुद्राओं की बात करें तो इन 6 ताम्र मुद्राओं पर एक यूनान के देवता, और यूनान के देवता की बात करें तो यूनान के देवता का नाम था अपोलो। यूनान के देवता अपोलो का चित्र बना मिला है और अपोलो अपने हाथ में ले रखा है तीर और तरकस। दूसरी तरफ इसी मुद्रा की बात करें तो दूसरी तरफ इसी मुद्रा में अंकन प्राप्त होता है त्रिशूल का। यानी बात करें तो इस सभ्यता के लोग यूनान के लोगों से व्यापारिक संबंध करते थे, यानी व्यापार करते थे, और यह मुद्रा इनकी व्यापार वाणिज्य को दर्शाती है कि इस सभ्यता के लोग यूनान के साथ भी जुड़े हुए थे और यूनान के साथ में व्यापार करते थे, और व्यापार के दौरान संभवतः यह मुद्रा आई हुई थी। और मुद्राओं पर यूनान के देवता अपोलो हाथ में तीर और तरकस लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ त्रिशूल का अंकन है। इसी सभ्यता की बात करें तो यहां हमें तोल के बात करें तो तोल के बाट और माप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य उत्तम अवस्था में था, ये यूनान के साथ व्यापार करते थे। इनके अलावा की बात करें तो इस सभ्यता से हमें एक बिना हाथे का गिलासनुमा, बिना हाथे का गिलासनुमा एक पात्र प्राप्त हुआ है। ऐसे ही पात्र की बात करें तो ऐसे ही पात्र विश्व के अन्य 2 स्थान, एक स्थान है जिसका नाम है ईरान और एक स्थान है जिसका नाम है बलूचिस्तान। ईरान और बलूचिस्तान से भी हमें इस प्रकार के बिना हाथे वाले पात्र मिले, जल पात्र मिले। संभवतः इस सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध रहा होगा ईरान और बलूचिस्तान से। इसी सभ्यता की बात करें तो यहां से हमें टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा की एक मूर्ति प्राप्त होती है और वो मूर्ति है वृषभ की। वृषभ की टेराकोटा की आकृति यानी कि बेल की टेराकोटा की मिट्टी की बनी हुई आकृति की एक मूर्ति प्राप्त होती है, जिन्हें इतिहासकारों ने संज्ञा दी है बोनासियल बुल की संज्ञा दी है। इसी सभ्यता के लोगों की बात करें तो इस सभ्यता के लोग मृतक व्यक्ति को दफनाते थे और मृतक के साथ उनकी जो खाद्य सामग्री उनके आभूषण के साथ दफना देते थे, तथा इस सभ्यता के लोग आभूषण बनाते थे और आभूषण बनाते थे मिट्टी के मन के प्रकार के आभूषण बनाते थे। इसी सभ्यता के लोगों की बात करें तो इस सभ्यता के लोग रंगाई के ठप्पे व आटा पीसने की चक्की प्रयुक्त लेते थे। इनके अलावा की बात करें तो इस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की प्राचीन पद्धतियों के बारे में जानते थे और जिनमें से एक पद्धति आती है पानी अवशोषण की। यानी सभ्यता के मकान धरातल स्थल से नीचे बने हुए थे। मकान धरातल स्थल से नीचे बनने होने के कारण वर्षा कालीन इन मकानों में पानी भर जाता था और इस पानी को अवशोषित करने के लिए इस सभ्यता के लोग एक 30 फीट का इस प्रकार का गड्ढा बनाते थे और इस गड्ढे में पानी इकट्ठा कर देते थे और पानी इकट्ठा करके और इस गड्ढे में एक मिट्टी के जितने भी पात्र बने हुए थे, यानी घड़ों जैसे रकबिये मिट्टी के बने हुए थे, उन सबको इनमें डाल देते थे, जो कि पानी को क्या कर लेते थे, अवशोषित। इस प्रकार पानी अवशोषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कूप चक्कर। तो इस सभ्यता के लोग पानी अवशोषित करने की उत्तम व्यवस्था के बारे में जानते थे और इस उत्तम व्यवस्था को कहा जाता है कूप चक्कर कहा जाता है। इसी आहड़ सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के विनाश के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि इस सभ्यता का विनाश संभवतः
आयड़ नदी के बाढ़ से या फिर भूगर्भीय भूकंप या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। और इस प्रकार की हमारी कालीबंगा के बाद आहड़ सभ्यता भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। इसी सभ्यता की बात करें तो हम लोग इसी सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती सभ्यता की नगरी कहते हैं, और गणेश्वर सभ्यता सीकर को हम ताम्रवती सभ्यता की जननी कहते हैं। तो इनके बाद में अगला जो हमारा वीडियो होगा वो गणेश्वर सभ्यता, इनके बाद में हमारे निरंतर राज्य की अन्य सभ्यताओं के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप शेयर करना व लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।